देश में क्या खबरों का अकाल है। क्या देश के टीवी चैनल देश के सारे बुनियादी मुद्दों को कवर कर रहे हैं? क्या देश में सत्ता की दावेदारी करने वाले या सत्ता का ख्वाब पालने वाले विपक्ष के नेता उन जरूरी मसलों पर बात कर रहे हैं, या बातचीत लोगों की धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था और एक दूसरे की धार्मिक पहचान और आस्था पर टीका टिप्पणी तक सीमित रह गई है? आज पूरे देश में यह बात हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा और एक दूसरे नेता ने एक टीवी डिबेट में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर पहले उखाड़ पछाड़ हुई। उसके बाद जब कई विदेशी देशों ने, जिसमें गल्फ कंट्रीज प्रमुखता से शामिल हैं, विरोध दर्ज कराया तो भारत सरकार एक्शन में आई। राजदूतों के तलब होने के बाद सरकार ने कहा ये फ्रिंज एलिमेंट है, इन नेताओं को कहीं निलंबित किया गया, कहीं कोई और कार्रवाई की गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। इन नेताओं के खिलाफ भी, खासतौर पर नूपुर शर्मा के खिलाफ भी घृणा की एक लहर चली। सोशल मीडिया पर उन्हें गंभीर किस्म की धमकियां दी गई, जान से मारने की भी और रेप की भी। दूसरे नेताओं ने भी कई टिप्पणियां की जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं कथित तौर पर आहत हुई। तो आज नेता नगरी में हमारे सामने एक विकल्प था कि हम इन राजनीतिक दलों के पक्षकारों को बुलाएं और एक बार फिर से वैसा ही मजमा लगाएं जैसा अमूमन इस तरह की डिबेट्स में लगता है। एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते हैं और बात आखिरी में कुछ समझ नहीं आती। पर यह नेता नगरी है, आपका बनाया हुआ संवारा हुआ मंच है, तो हमने दूसरा विकल्प चुना। हमने सोचा कि पढ़ने, लिखने और विचार करने वाले लोगों को बुलाएं और उनसे ये जानें कि धार्मिक पहचान क्यों सार्वजनिक वाद विवाद में और राजनीतिक नफे नुकसान के लिए लगातार इस्तेमाल की जा रही है। एक शब्द है जिसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है, सेकुलरिज्म। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म क्या है? इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? क्या देश में इस्लामोफोबिया है? क्या देश में इस्लामोफोबिया की बात करके बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है? क्या है हमारे हिस्से की सच्चाई? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं नेता नगरी के सत्र में। पहला परिचय आपका अपने पहले मेहमान से करवाता हूं। हमारे साथ हैं सीएसडीएस में मानद फेलो मिस्टर राजीव भार्गव से, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े रहे हैं। इनकी द प्रॉमिस ऑफ इंडिया सेकुलर डेमोक्रेसी के नाम से किताब भी आई है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, जो दैनंदिन घटनाएं हो रही हैं उन्हें किस थ्योरी के आलोक में देखा जाए, उनका बड़ा इंपैक्ट क्या है, उनके रुझान को कैसे समझा जाए, इसके बारे में हम राजीव भार्गव जी से बात करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर कमलेश सिंह, जो तीन ताल के नाम से एक चर्चित पॉडकास्ट करते हैं आज तक रेडियो पर और लगातार समसामयिक विषयों पर लिखते भी रहते हैं। तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे नालसार से लीगल मामलों के जानकार और इस पर लगातार लेख और वीडियो बनाने वाले फैजान मुस्तफा साहब। पहला सवाल राजीव भार्गव जी आपसे है। आपने हाल में द हिंदू में एक लेख लिखा, लेख अंग्रेजी में था, हम लोगों ने पढ़ लिया, पर मेरे जो बहुसंख्यक दर्शक हैं वो हिंदी भाषी हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उस लेख का क्रक्स बताएं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वो लेख असल में पुराना लेख है जो हिंदू ने आर्काइव से निकाल के जी कल छापा है। तो मुझे इतना तो उसके कंटेंट्स याद नहीं है, लेकिन बेसिकली हमको समझना चाहिए कि हमारे देश के सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है। जी, हम लोगों के अंदर, हमारे पास दो प्रिंसिपल समस्याएं हैं। एक समस्या है कि हमारे अनेक धर्म हैं, यहाँ पर एक धर्म नहीं है, और ये अलग अलग धर्म जब होते हैं तो डिफरेंसेस ही नहीं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होती हैं जी। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली रिजॉल्व हो और लोगों में मेल जोल बढ़े, ये एक मुद्दा है। और सेकुलरिज्म उस मुद्दे के ऊपर एक खास दृष्टिकोण रखता है। उसका एक विचार है कि हमें स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डिस्टेंस रखना चाहिए। दूसरी हमारी समस्या है कि हर रिलीजन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं
सोशल इश्यूज के ऊपर और अदर और इवन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जैसे हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है और उस कास्ट सिस्टम के बतौर कुछ लोगों को हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। तो स्टेट का उसके ऊपर क्या रवैया होना चाहिए, उसी तरह से और भी ऐसे धर्म हैं जहां पर जैसे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, उसमें विमेन के साथ ट्रीटमेंट उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता जितना कि आजकल के मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देना चाहिए। तो स्टेट किस तरह से ये स्टेप्स ले कि जेंडर जस्टिस हो, जेंडर इक्वालिटी हो और रिलीजन के अंदर जो भी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो इनके बीच में आते हैं उनको रिमूव किया जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस इंट्रा रिलीजियस इशू में कि जितनी भी एक्सट्रीमिज्म है, जितना भी फैनेटिसिज्म है, उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको हम रिमूव तो ना कर सकते हैं लेकिन उनको कंट्रोल में लिया जाए। और सेकुलर स्टेट का ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम एक्सट्रीमिस्ट और फैनेटिकल एलिमेंट्स को जो भी रिलीजन में है उन सबको एक दायरे में रखें। तो ये तीनों चीजों के लिए हमारा सेकुलरिज्म बना है और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीस और जस्टिस बनाए रखे। हर रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर अगर रिफॉर्म्स हों तो उसको इनकरेज करे और कोई भी एक्सट्रीमिस्ट फैनेटिकल एलिमेंट्स को बढ़ावा ना मिले। तो ये हमारी डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में है और इसी से जुड़े हुए मैंने वो पेपर में हिंदू में अपना लेख लिखा था। जी मिस्टर भार्गव, आपने अपने लेख में दो तीन चीज़ें बहुत प्रमुखता से की थी। एक तो आपने पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की हम कैसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं इस पे बात की थी। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हर धर्म के हर पहलू, प्रैक्टिस या सिद्धांत को इस देश में सम्मान नहीं दिया जा सकता है। पर्सनल लॉ को हूबहू लागू नहीं किया जा सकता है। हम धार्मिक समूह की धार्मिकता के आधार पर इतना आगे नहीं जा सकते कि जो समुदायों के बीच की आपसी शांति है वो बिगड़े। और इंडियन स्टेट धर्मों से सख्त दूरी नहीं बनाता, सैद्धांतिक दूरी रखता है। ये प्रमुख पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, कई आलोचक कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म और धार्मिक पहचान को एक पोलराइजेशन टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। मेरे सामने कई विपक्षी नेताओं के बयान हैं जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा दिखावे की कार्रवाई कर रही है, मायावती कह रही हैं कि बीजेपी को अपने लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत आंतरिक रूप से विभाजित और बाहरी रूप से कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जिन पर एफआईआर भी हुई है, उन्होंने ये कहा कि ये पूरा इन्होंने विदेश में हमारी नीति को ख़राब कर दिया। अगर विदेशों में गल्फ कंट्रीज़ में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ हिंसा होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि पैगंबर मोहम्मद के नाम की रक्षा करने के लिए मुसलमानों को अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की ज़रूरत नहीं है। संजय राउत शिवसेना के हैं, उन्होंने भी कहा कि देश में कुछ गलत होता है तो बीजेपी को जिम्मेदार माना जाएगा, लेकिन बीजेपी धार्मिक समुदायों के बीच लड़ाई कराना चाहती है। और विश्व हिंदू परिषद, उसका ये कहना है कि अदालत तय करेगी। बीजेपी अपने हिस्से की सफाई दे ही चुकी है, इनको निकाल चुके हैं। और जो बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले भी लोग हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि भारत ने कतर जैसे देश के आगे साष्टांग दंडवत कर दिया है। तो इस तरह की कई रिएक्शंस आ रही हैं। मैं बीजेपी की पॉलिटिक्स पर आपकी रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे ऊपर से बीजेपी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी, लेकिन एक समुदाय आजकल बहुत गंभीर रूप से अपने आप को एलिनेटेड समझता है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स से।
और उसकी एलिनेशन हमको समझनी चाहिए, और ये एलिनेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ही हाथ होती जी। और हम लोग बार बार देखते हैं कि इस गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसको पूरा करें, वो उसका उल्टा ही करते हैं। तो अब मैं स्पेसिफिकली जितने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में मेरा इतनी मैंने उसको मतलब गहरे तरह से उनको नहीं देखा है, लेकिन मेरा जो सारा इम्प्रेशन है वो यही है कि ये हर चीज जो मुसलमानों से, और ये कहना मैं कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि एक समुदाय के लोगों को के जो भी सारे इश्यूज हैं उस पर हम लोग ऑब्सेसिव फोकस करते हैं और अपने अपने समुदाय को ठीक करने के बजाय हमारा सारा का सारा अटेंशन ये हो गया है कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, और इस पे ही सारा कुछ केंद्रित होता है। और इससे सारी की सारी जो हमारी पॉलिटिकल ग्रामर है और पॉलिटिकल प्रैक्टिस है वो थोड़ी चेंज दिखाई देती है, और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर दो कम्युनिटीज के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी बढ़े, तो देश के लिए तो ये बहुत खराब है, और इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को लेनी ही पड़ेगी। और ये तो इससे मेरा ख्याल हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी, कमलेश सिंह जी, पहला सवाल आपसे। आप लंबे समय से, दशकों से न्यूज़ मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरह की डेमोक्रेसी भारत को एस्पायर करनी चाहिए। एक तरफ जो रूलिंग का सिस्टम है हमारे सामने वो हमारे पूर्व में मौजूद है, बिल्कुल गल्फ के विस्तार तक, तुर्की तक, एर्दोगान के राज तक मौजूद है। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया और धार्मिक गुरुओं के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। सऊदी अरब में एक परिवार का शासन चलता है। डेमोक्रेसी ठीक बगल में पाकिस्तान में कैसी, उस पर अलग से एक पूरा नेता नगरी किया जा सकता है, फिर भी वो पुराण खत्म नहीं होगा। तालिबान का हाल हमने देख लिया है। जो भारत में कई लोग हैं जिन्होंने शिवलिंग वाले मामले पर टिप्पणी की, मसलन पीस पार्टी के शादाब चौहान, वो तालिबान को बहुत निजाम मुस्तफ़ा और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। मौलाना मुफ्ती नदीम हैं, हाथ पैर काटने की धमकी दे रहे हैं। अब्दुल रहमान हैं, नारे लगवा रहे हैं कि सर तन से जुदा। तो इस तरफ के भी जो सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कितने फ्रिंज हैं इस पर डिबेट होगी, वो है। दूसरी हमारे पास डेमोक्रेसी का एक मॉडल है फ्रांस का। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी किस्म का धार्मिक प्रतीक चिन्ह सार्वजनिक स्थान पर नहीं पहन सकते। तो एक वो है, एक ये है। इंडिया किसको एस्पायर करे, किसको एस्पायर करना चाहता दिख रहा है? देखिए, जो फ्रांस का मॉडल है ना, वो पोस्ट एनलाइटनमेंट मॉडल है जी। यूरोप एक दौर से, बहुत काले दौर से गुजरा, और उसके बाद एक एनलाइटनमेंट जो फ्रांस से ही आया इनफैक्ट जी, वो उसने लगभग पूरे यूरोप में उसका प्रभाव है। लोग धर्म को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम लेते हैं जी। हम जो साउथ एशिया जिसे बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जी, यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं। आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। चूंकि यहाँ पे एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और मुसलमानों को 9/11 के बाद दुनिया भर में एक तरह की स्क्रूटनी का, अनफेयर कह लें, एक्सेसिव स्क्रूटनी का विक्टिम होना पड़ा है जी। जिससे कि बाकी लोग कहते हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लोग उदाहरण देंगे आपको तरह तरह के, खास करके एक पक्ष के लोग उदाहरण देते रहते हैं कि बहुत सारे जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं उसमें मुस्लिम लोग शामिल होते हैं। इस तरह के अनाप शनाप बयान आपको मिलेंगे। अब है कि हम क्या करें, हमारी जो विविधता है उसका क्या कर सकते हैं। ये हमारा एसेट हुआ करता था, इसको हमने ऐसे ही देखा है और हमने इसको ऐसे ही सीखा है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस नहीं है। और जो नहीं थी, जब तक हम लोग बड़े हो रहे थे तब तक नहीं थी। मैंने जो पैल्पेबल चेंज देखा है कि वो 9/11 के बाद, जो जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं था,
एक जो दुनिया भर में जिसे इस्लामोफोबिया का नाम दिया गया, वैसे मैं इस टर्म से एग्री नहीं करता हूं, पर फिर भी वो इस्लामोफोबिया एक तरह से एंटी मुस्लिम हेट्रेड की तरफ चलता गया। लोग समझते नहीं है कि वो इस्लाम से घृणा कर रहे हैं कि मुसलमानों से घृणा कर रहे हैं। हमारे देश में अभी स्थिति ऐसी है कि वो एंटी मुस्लिम हेट्रेड पीक पर है। ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था जैसा अभी मैं कर रहा हूं। अब क्या होता है कि जब आप इसको ऐसे ही सस्टेन करेंगे, एक कम्युनिटी पे प्रेशर बना रहेगा, तो फिर मुझे जो डर है वो ये है कि किसी दिन वो प्रेशर कुकर का जैसे विसल उड़ जाता है ना, अगर आउटलेट नहीं हो तो कहीं पे एक सरफिरा कोई ऐसी वारदात कर दे और जिसके परिणाम बहुत खराब होंगे। मैं इनफैक्ट इमीडिएट के लिए वरीड हूँ। किस तरह की डेमोक्रेसी हमको एस्पायर करनी चाहिए उस पर नहीं, हमें इमीडिएट वरी में हमारा ये है होना चाहिए कि हम कैसे इसको शांत करें। जो आग अभी यूं ही मन मन में रेडिकलाइज हो रहे हैं दोनों तरफ पक्षों के लोग। हिंदुओं की ऑब्वियसली संख्या बहुत बड़ी है, मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं है, पर सवाल संख्या का नहीं है। सभी लोग वायलेंस में शामिल नहीं होते, वायलेंस तो बहुत कम लोग करते हैं, पर देश में अगर इस तरह की अव्यवस्था फैल जाए कि हमें पुलिस, आर्मी और खून खराबा होने लगे, जिसका उदाहरण हमने देखा है पहले। हमारे यहाँ हमारा इतिहास दंगों के मामले में बहुत ख़राब रहा है, पर जो इस सरकार का दावा हुआ करता था कि हमारे राज में देखिए दंगे नहीं होते, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है, वो ख़त्म हो रहा है, उस पर चोट हो रही है। और चूंकि हम एक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में अगर आपका सामाजिक माहौल, सोशल हार्मनी खराब होता है तो आप भूल जाइए कि आप जिस रास्ते पे, जिस गति से आगे बढ़ना चाहते थे दुनिया में, आप बढ़ पाएंगे। दो मसले हैं जिन पर मैं आपका और भार्गव साहब का बयान चाहता हूं, आपका रुख क्या है। एक तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये बड़ा जटिल सवाल है हालांकि अपने आप में। जो हमारी सीमित समझ है वो ये कहती है कि यदि सब धर्मों के लोग आपस में खूब संवाद करें, अपने अपने दिमागी घेटों में रहना बंद करें और फिजिकली अपने अपने समुदाय तक सीमित ना रहें, थॉट्स का खूब एक्सचेंज हो, तो एक दूसरे के बारे में काफ़ी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, उनके भीतर की आश्वस्ति और बढ़ सकती है। एक तो ये मसला है। और दूसरा मसला ये है कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो तब नज़ीर पेश की जाए, मतलब भय मुक्त, दबाव मुक्त, पक्षपात मुक्त होकर कार्रवाई की जाए, ताकि बाद में कोई कथित फ्रिंज एलिमेंट इस तरह की हरकत ना कर सके। मैं संवाद वाले से सहमत नहीं हूँ। ओके। ये संवाद जो है वो संवाद ही हमको शायद खा रहा है। ओके। जब से इंटरनेट आया है बहुत सारी सामग्री ऐसी जो कि आम लोगों को उपलब्ध नहीं थी, वो उपलब्ध हो गई है, और लोग उसमें जो भी मिर्च मसाला घृणा पेश करते हैं वो बहुत तेजी से फैल जाता है सब जगह पर। संवाद की, और संवाद क्या होता है कि हमारे यहाँ कल्चर ये था भारत में खास करके, इसलिए शायद हम माने जाते थे कि यूनिक देश के रूप में जी, कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की जो बात होती थी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि हम तनकीद नहीं करते थे, एक दूसरे पर खामियां नहीं निकालते थे। फिर हमारे यहाँ एक, आप जो मान रहे हो आप मानते रहो, हम जो हाँ, मान रहे हैं हम मानते और रहे, सुधार भी हम अपने अपने करते हैं। उतना टाइम भी नहीं था लोगों को जी। कि कोई आदमी कुरान पढ़े और कोई मुसलमान वेद पढ़े, इन सब का कोई टाइम नहीं था। फिर हमारे यहाँ एक महानुभाव आए, जाकिर नायक, वो इवेंजलिस्ट थे, टेलीविजन पे शो करते थे। उन्होंने एक नया कंपैरिजन का फॉर्मूला शुरू किया कि हमारा धर्म सबसे बेहतर है। हाँ, तो वो कंपैरिजन वाला जब हुआ तो ऑब्वियसली जब कंपैरिजन में आदमी को अपना वाला अच्छा लगता है, और फिर इधर से कुछ लोग तत्व आए जो कि खुलेआम मंचों पर बोलने लगे। और हमारे यहाँ क्या होता था पहले कि मंच पे अगर कोई कुछ बोल दे, देखिए आदमी अच्छा बुरा सब होता है, आदमी के मन में बहुत घटिया बातें आती हैं, और पहले वो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लेता था। किसी चौक पे बोल दिया, किसी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिया, हाँ फुसफुसा के बोल दिया, या कहीं बैठे हैं बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है तो बोलते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि मुझे कोई कम्युनल ना बोले, मुझे कोई घटिया इंसान ना बोले, ये डर रहता था, आंखों की शर्म थी। अब जो है वो आंखों की शर्म चली गई है, क्योंकि एनोनिमस हो गया है सब कुछ। आदमी फेसबुक पे कुछ डाल देता है और वो वाइडली शेयर हो जाता है। कुछ चीजें सही भी हैं, मतलब एक दूसरे, सभी धर्मों में खामियां होती हैं, तो आप दूसरों का निकाल कर उसे पेश कर दें, ताकि उससे जो है अपने तरह के लोग जिनका कॉन्फर्मेशन बायस की जरूरत होती है, उनको उनका जो बायस है वो कंफर्म हो जाता है। मैं इस तरह के संवाद को, जिसमें कि ये बताएं कि देखिए हमारा भी अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है,
उसमें हम ये भी कहेंगे कि तुम्हारे में खामियां, हमारे में खामियां, उसको छोड़ दीजिए। जी। मैं दूसरे बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाँ। एक ही तरीका है इसका, इस देश को अगर शांत रहना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, एक ही तरीका है, नजीर पेश होते रहना चाहिए। हर बार जहां पर भी कोई भी आदमी एक रेड लाइन को क्रॉस करे, उस पर ऐसी कार्रवाई हो कि सभी देखें। आपने जब फ्रांस का उदाहरण दिया था, जी। एक बहुत बड़ी अच्छी बात उनकी यह है कि वो ये नहीं देखते कौन कर रहा है। हमारे यहाँ वो सरकारों के आधार पर निर्धारित होता है कि राज्य में किसकी सरकार है, पुलिस के किसके कंट्रोल में है, किस पर कार्रवाई होगी, किस पर मुकदमे होंगे। इनफैक्ट मुकदमा भी वेपन है। बिल्कुल, मतलब तो मैं जी भार्गव साहब। तो देखिए, मैं पार्शली सहमत हूं कमलेश जी ने बोला जो कि इम्पार्शल रूल ऑफ लॉ ये एक बेसिक कंडीशन है सोसाइटी के अंदर ट्रस्ट बनाने की, इंडिविजुअल्स में भी और कम्युनिटीज में भी। अगर वो मशीनरी ही रूल ऑफ लॉ की चली जाती है और वहां पर पक्षपात शुरू हो जाता है और तो ये ट्रस्ट खत्म हो जाता है और लोग अपने आप ही कुछ करना शुरू कर देते हैं और लीगल फ्रेमवर्क से बाहर चले जाते हैं। तो वो उसका होना तो बिल्कुल ही जरूरी है, लेकिन दूसरी ओर संवाद भी इंपॉर्टेंट है। और जो भी उदाहरण कमलेश जी ने दिए, उसमें संवाद तो है ही नहीं। लोग एक दूसरे से बात तो करते नहीं, सिर्फ अपनी अपनी बात एक बहुत ही एक्सट्रीम ढंग से सोशल मीडिया के द्वारा वो अपनी बात ही अपने लोगों से कहते रहते हैं। लेकिन अब ये कहना उससे कि उसका फर्क दूसरों पर नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं, अपने आप को ही एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। आम जनता ही एक्सट्रीमिस्ट बन रही है, आम जनता ही दूसरी कम्युनिटी के प्रति हेट्रेड लेके चल रही है, चाहे वो उनसे बात करे या ना करे, बल्कि बात करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी अगर इस तरह से चलता रहा तो। लेकिन बात करना जरूरी है। और अब मैं एक हमारे जो पूरा ट्रेडिशन है उसमें ये नहीं था कि सिर्फ हम दूसरे लोगों की अच्छी अच्छी बातों को देखें और बुरी बुरी बातों को ना देखें, ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं था। हमको क्रिटिक और इंसल्ट के अंदर, इंसल्ट में आप दूसरे को डिमीन करते हैं, आप ह्यूमिलिएट करते हैं। क्रिटिक के अंदर आप दूसरे को समझ के उसकी अच्छी और बुरी बातों को उसके साथ बहस करते हैं। अब हमारे जो पुराने एम्परर थे अशोक, उनके इंस्क्रिप्शन को देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि देखिए, आप एक दूसरे के साथ रहेंगे तो डिफरेंसेस तो आपके होंगे ही, और उन डिफरेंसेस को आप अपने अंदर मत रखिए, उनको बोलिए, लेकिन 3 कंडीशंस बहुत जरूरी है उनको प्रकट करने के लिए। पहला कंडीशन यह है कि आपके पास अच्छे कारण होने चाहिए। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पहले कारण तो देखिए कि क्या वो कारण सही है कि नहीं। तो गुड रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू क्रिटिसाइज द अदर। और यही नहीं, अच्छे रीजंस भी हैं तो आपके पास एक ओकेजन होना चाहिए जहां पर आप उसको व्यक्त करें। आप हर ओकेजन पे थोड़े ना दूसरों के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आपके पास अच्छा ओकेजन भी है और अच्छे रीजंस भी हैं तो हर चीज मॉडरेटली करें, इमॉडरेटली करने की जरूरत नहीं है। इमॉडरेट टोन में जाने से आप दूसरों को इंसल्ट करेंगे, आप इंसल्ट ह्यूमिलिएट करेंगे, आप अपने आप को अच्छा मानेंगे, दूसरों को बुरा मानेंगे। और ये भावना अगर अपने पैदा करी तो एक दूसरे का एक सोशल एलिनेशन हो गई। तो आपको क्रिटिक करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, लेकिन संवाद के कुछ कंडीशंस हैं, पहले वो बनाने पड़ेंगे। और सबसे पहला उसके अंदर यही है कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करें, जो रूल ऑफ लॉ से आता है। रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा काम। और सबसे बड़ी इसके अंदर मैं फिर कहूंगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ उनके ही जो वो डायरेक्शन देते हैं उसी से होता है। और बस सरकार का मतलब मैं गवर्नमेंट ही नहीं समझता, मैं पूरी स्टेट मशीनरी की बात कर रहा हूं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो। और इसमें मीडिया भी बिल्कुल आता है, क्योंकि मीडिया को डेमोक्रेसी के अंदर हम फोर्थ पिलर मानते हैं।
तो मीडिया भी अगर उस तरह से नहीं करेगा जो काम उसको ब्यूटीफुली करना चाहिए इम्पार्शली, तो वो फिर सब कुछ रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ नहीं रहेगा। तो संवाद भी चाहिए, लेकिन संवाद within the framework of law is very important, and only then will there be not only will different communities talk to each other, they will also learn from each other. और ये लर्निंग, म्यूचुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हर कम्युनिटी के अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, वो वैसे के वैसे फॉसिलाइज रह जाते हैं। हम एक दूसरे से सीखेंगे तभी हमारी बढ़त होगी, ना सीखेंगे तो हम we will, our traditions will die. तो ये तो मैं दोनों चीजों पे बहुत महत्व देता हूं, और ये मैं मानता हूं कि आजकल संवाद की गुंजाइश तो रही नहीं है, और ये जो इम्पार्शलिटी ऑफ लॉ वो भी नहीं है। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग एक बहुत ही गंभीर और दुखात्मक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, एक वजाहत पे कर दूं, क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा छोटा सा। संवाद से क्या होता है, संवाद के नुकसान हैं। जी, संवाद से धर्म को लेजिटिमाइज कर देते हैं, उसको ऐसा हम बना देते हैं जैसे इसका इंपॉर्टेंस हमारे स्टेट में है। जब हम संवाद करने की कोशिश करते हैं और धर्म को, ये उसमें क्या होता है, धर्म गुरुओं को बुलाएंगे या लोगों को समझाएंगे। हमको धर्म को कम करना है, धर्म की इंटेंसिटी को और उसकी अच्छाइयों को और बुराइयों को, जो भी है, पूरे धर्म को थोड़ा सा किनारे करके अगर हम नहीं बढ़ेंगे इतने डाइवर्स सोसाइटी में, तो बहुत मुश्किल आएगी। और जब जब हम संवाद की बात करते हैं, इनफैक्ट मैं एक उदाहरण दूंगा, मैंने देखा कई मौलाना बोलते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है, और वैसे ही हिंदू नेता आके बोलते हैं, सीयर्स, क्योंकि देखिए धर्म का अपमान हमें भी बर्दाश्त नहीं है, कोई किसी के धर्म का अपमान ना करे। इसमें उनका एक स्वार्थ होता है कि तुम्हारा भी नहीं करे, हमारा भी नहीं हो, स्टेटस को बना रहे, स्टेटस को बना रहे और उनका इंपॉर्टेंस बना रहे। जब हम थिंकिंग ना हो, संवाद होगा तो इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, और ये लोग सडनली जो है सेंटर स्टेज में जैसे अभी हैं वैसे दूसरे रूप में रहेंगे। और भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि हम धर्म को धीरे धीरे घर की ओर ले जाएं, चौक की तरफ नहीं। अच्छा, नहीं, ये बात मैं भी थोड़ा सा इसको एक जी भार्गव जी आप बोलिए, फिर फैजान साहब। संवाद जो है ये सिर्फ रिलीजियस लीडर्स के बीच में नहीं। हाँ, रिलीजियस लीडर्स, हम अपना रिलीजियस लीडर्स के ऊपर क्यों छोड़े? देखिए, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, ये सब लोग हैं, और ये एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं या ना मिलते हैं, फिर भी सोचते हैं, और वो संवाद तो होगा ही। नहीं सॉरी, एक दूसरे के बारे में जो भी कुछ हमारे दिमाग में है वो तो बनेगा ही, और हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। उसके अंदर हम लोग या तो उन बुराइयों को और नहीं और एक्सट्रीमिटी की तरफ ले जाएंगे, हम उनकी समझ को और छोड़ देंगे दूसरे की समझ को, या फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं, अच्छा समझ। तो संवाद तो एक नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, इसमें स्टेट की बात नहीं है। मैं इसमें अपनी बात फुर्ती से जोड़ देता हूं, फिर फैजान मुस्तफा साहब के साथ जुड़ता हूं। स्टेट को तो सिर्फ वो कंडीशंस ऐसे क्रिएट करने चाहिए जिससे संवाद सिविलाइज्ड रूप में हो सके आम जनता के अंदर। मैं यहां पर थोड़ा सा, मैं मिस्टर भार्गव से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि स्टेट, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, और शायद मुझे अपना सवाल और बेटर ढंग से फ्रेम करना चाहिए था कमलेश जी से पूछते वक्त, मुझे ऐसा लगता है जब हम सब लोग जो ऐसे अलग अलग धर्मों में पैदा हुए हैं, मानना तो आदमी उसके बाद तय करता है अपने अध्ययन के हिसाब से, अपनी तर्क शक्ति के हिसाब से कि वो किसको कितना मानेगा, किसको नहीं मानेगा। मुझे थोड़ा सा बुद्ध को मानना ठीक लगता है, मुझे थोड़ा सा ईसा मसीह की करुणा ठीक लगती है, मुझे हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी बहुत अलग अलग फिलॉसफीज पसंद आती हैं। कई ऐसी फिलॉसफीज भी हैं जो विराट हिंदू इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो देवी देवताओं से इतर है। आर्य समाज का पूरा मूवमेंट है वो तो मूर्ति पूजा से ही इतर है। तो इस तरह की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है, जिस तरह से हम जब दफ्तर में आते हैं, आपको नहीं पता कि आपका सहकर्मी कहां से, अगर आपके दफ्तर में प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल में होता था कि मेरा एक रूममेट हरियाणा का है, बगल वाला मणिपुर का है, तीसरा केरल का है, चौथा महाराष्ट्र का है,
तो हम लोग गुड़ी पड़वा भी मना रहे हैं, हम लोग ओणम के भोज में भी जा रहे हैं। तो जब एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो कल्चर और रीजन और रिलीजन का वो वाला एक्सचेंज है वेयर यू गेट टू नो ईच अदर, और आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, आप थोड़े एश्योर्ड रहते हो, आप हर चीज पे आहत नहीं होने लगते, थोड़ा दूसरों के बारे में जानते हो, पढ़ते हो, पढ़े लिखों की तरह करते हो संवाद। उसमें धर्मगुरुओं का तो कहीं कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो तो उनका उसी में बना रहेगा कि वो सर्वोच्च बने रहे, उनका काम चलता रहे। फैजान मुस्तफा साहब आप हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में। फैजान मुस्तफा साहब, हम लोग राजीव भार्गव जी से और कमलेश सिंह जी से बात कर रहे थे अलग अलग पहलुओं पर। चूंकि आप लॉ के विद्वान हैं तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं, किसी भी इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाएं आहत होना, ये दोनों कहां पे क्रॉस करते हैं? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे फैजान मुस्तफा साहब, क्योंकि हमारा ही देश है जहां पर बहुत सारे धर्मों में सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए। जब भी ये सुधारवादी आंदोलन होते हैं तो ये प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देते हैं, ये इवॉल्व करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति का फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था कि साहब हमारे पिताजी को तो बड़ी दिक्कत होती थी, घर वालों ने कह दिया था यहाँ का छुआ ना खाओ, वहां का छुआ ना खाओ, 6 दिन के लिए गए तो भी रोटी पोटली में बांध के देते थे, पता चला तीसरे दिन रोटी खराब हो गई, तो तीसरे दिन उन्होंने बड़े डरते डरते कैंटीन से बिस्कुट लेके खाया कि हाय कहीं हमारा धर्म न चला जाए। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते थे कि धर्म तो हमारा बर्तनों में बसता है। तो कैसे सर इवॉल्व होंगे? एक तरफ क्रिटिकल थिंकिंग है जो लगातार रिफॉर्म्स की मांग करती है, जो कहती है कि लगातार आप अपने पास्ट से, उस पास्ट में आपका रिलीजन है, आपके पुरखे हैं, आपकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उसके साथ आप क्रिटिकल एंगेजमेंट करें। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे छुआछूत को भी स्वीकार मान लिया था कई लोगों ने, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सती प्रथा को भी मान लिया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इस्लाम की बहुत सारी कुप्रथाएं थी उनको भी मान लिया था। तो ये लगातार रिलीजन इवॉल्व होते रहते हैं। इसी देश में गुरुद्वाराओं का मुक्ति आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के वक्त में। तो हर धर्म में ये सुधारवादी चीजें चलती रही। तो एक तरफ सुधारवादी नजरिया है, दूसरी तरफ आहतवादी नजरिया है, तीसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी है, और चौथी तरफ ये खतरा है कि कोई भी आके कह सकता है आपके कहे से मेरी भावनाएं आहत हो गई। लीगल फ्रेमवर्क में ये डिबेट कैसे एग्जिस्ट करती है सर? देखिए सौरभ, मैं संविधान पढ़ाता हूं जी, और संविधान में ये जितनी भी वैल्यूज आपने बताई 4, इनमें सर्वोपरि होगी अभिव्यक्ति का अधिकार। ओके। तो संविधान की रूह से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल वैल्यू, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी जो है वो है गवर्नमेंट बाय चॉइस। लोगों को अल्टरनेटिव पता कैसे चलेंगे जी, हर चीज पे अल्टरनेटिव, तो हर एक को बोलने का अधिकार हो और फिर लोगों को उसमें से चुनने का अधिकार हो जो भी वो व्यू लेना चाहें जी। अब जो डेमोक्रेसीज होती हैं मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी जैसे भारत में, वो धर्म की स्वतंत्रता देती। अब मेरे हिसाब से धर्म की स्वतंत्रता में धर्म से स्वतंत्रता भी शामिल है जी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन जी, इट आल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम विद इन रिलीजन जी, एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो ऑफ रिलीजन है, विद इन रिलीजन है, फ्रॉम रिलीजन। तो विद इन रिलीजन जो है वो जस्टिफाई करेगा कि आप एक काउंटर व्यू अपने ही रिलीजन में पेश करते हैं जिससे रिफॉर्म्स होते हैं। जो भी रिलीजन्स विश्व में बने हैं सौरभ, वो उस रिलीजन से डिसेंट से बनते हैं। हिंदुइज्म से डिसेंट हुआ तो जैनिज्म और बुद्धिज्म पैदा हुआ, जुडाइज्म से डिसेंट हुआ तो क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, क्रिश्चियनिटी से डिसेंट हुआ तो इस्लाम पैदा। अब यह है कि जो संवैधानिक जनतंत्र होते हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता भी अपनाई हो जैसे हमने अपनाई है, उनको ऐसा लगता है कि शायद धर्मनिरपेक्षता एक मॉडर्निटी को लाएगी। हमारा दुर्भाग्य यह है कि 70 साल बाद हम धर्म की बात आज ज्यादा कर रहे हैं। 1950 में हम इतने धर्म की बात नहीं करते थे। और ये जो धर्म इतना डिस्कोर्स में आया है, ये माफ कीजिएगा आपके जो साथी एंकर्स हैं और टीवी चैनल्स हैं वो लाए, और इसको जो लाया गया है वो पॉलिटिकल और राजनीतिक पर्पसेस से लाया गया। ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत हैं कि धर्म जो है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन का मुद्दा बन जाए। अभी बात हो रही थी कि भाई धर्म घर पे रहे, पब्लिक स्क्वायर में ना आए। उसी बात से मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन यह कि धर्मों में सुधार हो,
उसके लिए बार बार ये बात कही जाती है कि वो इनिशिएटिव धर्म के अंदर से आएगा तो ज्यादा इंपैक्टफुल रिफॉर्म होगा। अब ये कि यहां धर्म के सुधार की बात नहीं हो रही। आपको मालूम है कि मेरी बिल्कुल पब्लिक पोजीशन ये है कि मैं ब्लास्फेमी लॉस के ही खिलाफ हूं, क्योंकि जब मैंने ये पोजीशन ले ली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, तो फिर धर्मों की डिफेमेशन जो है मुझे इंटरेस्ट नहीं करता। लेकिन विश्व में 71 ऐसे देश हैं जहां ब्लास्फेमी जो है वो एक क्राइम है। मैं ये समझता हूं कि भारत में जो हम 1947 के भारत की तरफ अब बढ़ रहे हैं, हमें धर्मों के डिफेमेशन से कहीं ज्यादा शायद अपने कानून में सख्ती लाने की जरूरत है कि हम हेट स्पीच को कंट्रोल करें, क्योंकि जो धर्म का इस्तेमाल मेन स्ट्रीम में हो रहा है वो भी राजनीतिक पर्पस से हो रहा है, और जो धर्म और राजनीति में एक डिफरेंस होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। हमने हिंदुत्व को कह दिया कि ये धर्म ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हिंदुत्व वाला, और उसके बाद से आपने देखा कि किस कदर राजनीति में और राजनेताओं में छोटे छोटे धार्मिक त्योहार जिनके नाम भी आप नहीं जानते थे, उस पे आज मुख्यमंत्री जो है वो अपनी शुभकामनाएं देते हैं और अटेंड करते हैं, क्योंकि वो कैटर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को। अजमेर शरीफ चादर जा रही है साहब, प्रधानमंत्री जी किसी मंत्री को भेज रहे हैं वहां ले जाने के लिए। तो ये जो धर्म और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का रिश्ता है, अगर हम इसको तोड़ दें और मॉडर्निटी की तरफ बढ़ें और धर्म एक पर्सनल चीज हो जाए, तो हम ईश निंदा या ब्लास्फेमी के कानून को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। सारे आइडियाज कितने भी रिपल्सिव हों वो एक्सप्रेस होने चाहिए, क्योंकि वो जो मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में जब एक कंपटीशन होगा उससे ट्रुथ सामने आए। तो ट्रुथ की सर्च अगर किसी को करनी है, जो मुझे करनी है एक संविधान के टीचर की तरह, तो मेरे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल वैल्यू है। कमलेश सिंह जी, फैजान साहब ने तो लगभग आपकी वाली बात कह दी, पर मसला ये है कि क्या है, एक डेमोक्रेसी के तौर पे हम इतने मैच्योर हैं और क्या हमारा मीडिया इतना मैच्योर है, पॉलिटिकल क्लास इतना मैच्योर है? क्योंकि अभी तो यही होता है कि टीवी डिबेट्स में भी होता है, जय श्री राम बोलो, ये बोलो, बोलो हमारे ये पिता हैं, माता हैं। अभी तो उस लेवल की डिबेट हो रही है ना। वो डिबेट तो हो ही नहीं रही कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे जीडीपी का प्रोडिक्शन घटा दिया, या कुपोषण के मसले पर हम कहाँ हैं, या हमारे देश के वैज्ञानिक क्यों बाहर जा रहे हैं रिसर्च के लिए, या हम एजुकेशन के लेवल पर कहाँ हैं, या हेल्थ के लेवल पर कहाँ हैं। वो डिबेट तो है नहीं। ये चर्चा, चूंकि आप जानते हैं टीवी कैसे चलता है, आप लोग सभी टीवी डिबेट को ब्लेम कर रहे हैं, पर आप जानते हैं टीवी डिबेट जो है वो कुछ अंकों से चलता है, जिसे टीआरपी बोलते हैं इत्यादि। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, पर मैं मुस्तफा साहब के इस बात से बहुत खुश हुआ यह सुनकर वो चाहते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ चली जाए। मैं एक और चीज चाहता हूं कि पता नहीं उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बड़ा धार्मिक है और बड़ा पिछड़ा है। जब हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात संविधान में की थी, मतलब 70 साल 72 साल हो गए, लेकिन हम उसको डेवलप करने की बजाय जितनी साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा 1950 में था उससे कम अभी है। और 2022 में अगर हम यह मानते हैं कि धर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए मैं जान दे दूंगा या मैं लड़ूंगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये बहुत दुखद चीज है। चूंकि मैं ये नहीं कहता कि यूरोप बन जाएंगे हम और हम परंपराओं को छोड़ देंगे। मैं तो इस बात से बहुत खुश रहता हूं कि अगर हम धर्म छोड़ सकें और सारे फेस्टिवल्स रख लें, मतलब रोजे ना रखो, ईद मनाओ, और नवरात्रि में व्रत ना रखो, भूखे मत रहो, पर नवरात्रि मनाओ और सभी मनाएं। पर हमारा जो क्या है कि धर्म छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल से अभी कुछ नॉर्डिक कर्मकांडों से मुक्त हो जाए और उत्सवों में ज्यादा शरीक नहीं, कर्मकांड रखें, धर्म ना रखें। कर्मकांड ही तो एंजॉय करते हैं। एक्सप्लेन करिए। जैसे होली है, कर्मकांड ही है ना। हम रंग फेंकते हैं, कहीं पे कुछ जलाते हैं, इन सबको रख लो, सारे धर्मों के। मैं मतलब 25 दिसंबर को चर्च में जाके मांस मनाएं, बहुत नाचे गाएं और बताशे खाएं, और वाइन भी पिएं। हमको बस इतना है कि उसको सीरियसली नहीं लेना है कि अगर कोई पी रहा है, नहीं पी रहा है तो आहत हो गए, नाराज हो गए। और 2022 में ये मानना कि कोई चला रहा है दुनिया को, कोई है जो शक्ति है जो अदृश्य है, एक है कि करोड़ों हैं, इस पे बहस ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये उनको, ये लोगों को मानना चाहिए कि ठीक है यार, इंसान जो है इतना आगे बढ़ के आया है, ये सब चीजें थी, पर आसमान में कोई रहता नहीं है। वो जो है ना कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? आंसर है नहीं।
अगर हम ये कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। बाय द वे, यूरोप के बहुत सारे देश जी में चर्च जाने वाले लोग नहीं है। नॉर्डिक कंट्रीज में लोग बहुत कम जाते हैं। हाँ। चर्च इनफैक्ट बिक रहे हैं। उसका कारण, और सबसे सुखी हैं वो। चर्च बिक रहे हैं, चर्च बिक रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा है। हाँ। और उस पे वहां तो विवाद ये है कि चर्च बिकते हैं तो वहां पे जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं वो खरीद के मस्जिद बना रहे हैं उनको, तो एक अलग विवाद, पर उसमें जाने से फायदा नहीं है। हाँ। पर हम कम से कम देखें, दुनिया के सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध देश जो है वो हैं जिन्होंने धर्म से अपनी दूरी धीरे धीरे बढ़ा ली। साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड किया। यस, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पे क्या, हम आईटी रिवोल्यूशन हो गया। लेकिन आदमी अगर इतना ऑब्सेस्ड है, जो आईटी किया है ना इंजीनियर, वो दिन भर बैठ के ऐसे पोस्ट कर रहा है जिसका कोई बेसिस ही नहीं है लाइफ में, पर वो उसके लिए पोस्ट करता है, उसको लगता है मैं धर्म का काम कर रहा और शाम को वो या उसके घर वाले फिर शादी.com पे जाति के हिसाब से रिश्ते भी खोजते हैं। Yes. तो ऐसी साइंस पढ़ने का क्या फायदा जो आपके भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट ना पैदा करेगी। जाति आती सब बकवास किस्म की चीजें हैं। कोई जाति श्रेष्ठ नहीं होती, कोई जाति निम्न नहीं होती। यही बात धर्म पर भी लागू होती है। सभी दो धर्म लोग स्टूपिड होते हैं एक्चुअली। दो, अब इस पर भी कोई आहत हो जाएगा फिर फैजान मुस्तफा साहब आपका मुकदमा लड़ेंगे। मैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर हूं, मैं तो सबको कर रहा हूं एक साथ, तो शायद कोई ना जी बोले। राजीव भार्गव साहब, कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड हो? नहीं, मैं भी बहुत हम तो सोशल साइंटिस्ट भी हैं और फिलोसफर भी हैं, और तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा होगा कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बने जी। और जो भी उसमें बाधाएं लाए, उन बाधाओं को हम रिमूव करें। अगर वो धर्म बाधाएं लाता है तो उस एलिमेंट्स को भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ठीक है। पब्लिक में अपने पब्लिक स्कूल्स में, अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, ये सब ठीक है। लेकिन मैं फिर दोनों बातों पे जाना चाहता हूँ। एक फैजान साहब ने बोला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई प्राइवेटली थोड़ा होगा, वो तो है। वैसे कई ऐसे भी देश होते हैं जहां पर प्राइवेट भी आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन वो दशा हमारी तो अभी नहीं। तो लेकिन सारी बात तो पब्लिक एक्सप्रेशन की है। तो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पब्लिक नहीं होगा तो वो फ्रीडम है क्या? कुछ भी नहीं है। और पब्लिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपने ही ग्रुप के बारे में नहीं, दूसरे के ग्रुप के बारे में भी कुछ कह सकते हैं। तो वो भी मैं इनसे एग्री करता हूं कि ब्लास्फेमी लॉ हटा देना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अपने विचार दूसरों के प्रति व्यक्त करेंगे पब्लिकली, तो कहीं ना कहीं हम उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो क्या नॉर्म्स हैं, लीगली छोड़ दीजिए, एक मॉरल नॉर्म्स, पब्लिक मोरालिटी के नॉर्म्स क्या होने चाहिए जी, जिससे कि हम एक दूसरे से संवाद कर सकें। ये नहीं कि गाली गलौज करें, हम एक दूसरे की बात समझ सकें। वो अकेले थोड़ा होगी। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या है अगर पब्लिकली हम एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते? तो हमको इस पर फोकस करना चाहिए। और मैंने जैसे बोला कि रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल, और ये एक मॉरल लिमिट्स होनी चाहिए लोगों को कि हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि कहीं भी कोई भड़क जाए। तो हेट स्पीच, जैसे फैजान साहब ने कहा, वो ऐसी वो कंट्रीब्यूट करती है एक इनटॉलरेंट और म्यूचुअल हॉस्टाइल सोसाइटी को बनाने में। तो हेट स्पीच को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब, और मैं यही बार बार कहना चाहता हूं, दूसरी बात यह है कि हम लोग कह रहे हैं धर्म तो नहीं होना चाहिए लेकिन बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो हमारे देश में धर्म है क्या? कोई ऐसा तो है नहीं कि धर्म समाज से, अंबेडकर साहब ने ही बोला था, आपने जाति की बात करी, जाति धर्म से लिंक्ड है जी या नहीं है? बिल्कुल है। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें जाति का कोई मेंशन नहीं है। और हिंदू, ये भी एक मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी सदी के अंदर सारा जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको हमने हिंदुइज्म का बना लिया। नहीं तो वर्ण व्यवस्था, इस तरह की जो कास्ट सिस्टम है वो तो बाकी रिलीजन्स पे भी है, सिर्फ वो डॉक्ट्रिनली जस्टिफाई नहीं करते। तो हमारे भी ऐसे बहुत सारे हिंदू मत हैं जो कि कास्ट को जस्टिफाई नहीं करते। तो ये मैं मानता ही नहीं कि हिंदुइज्म एज अ होल वो कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई करता है। धर्मशास्त्रिक हिंदुइज्म करता है।
तो अब आप उसको, आपने तो पूरा का पूरा जाति को हिंदू धर्म से जोड़ दिया या पूरे धर्मों से जोड़ दिया। ये क्या है धर्म? ये समाज से हम लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में बातें नहीं करते ज्यादा, ये तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम एक दूसरे की कम्युनिटीज और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी हैबिट्स और फूड क्या खाते हैं, इन सब के बारे में तो बात करते ही हैं। तो इन बातों को किस तरह से, कौन से नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जो इसको रेगुलेट करें, इसके बारे में तो हमें सोचना ही पड़ेगा। लीगल बात नहीं है ये सर। नहीं, पर सर उसमें एक मसला ये भी है कि वो हमने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमने कहा कि ईस्ट निंदा कानून नहीं होना चाहिए, तथ्यों पर बात हो, विचार विमर्श हो। अब नूपुर शर्मा के समर्थक ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उसका हम प्रमाण दे सकते हैं। फिर दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि भाई हमने भी तो सटायर में कहा, इस पर आहत होने की क्या जरूरत है। तो ये कैसे, बाउंड्री कहां पे तय होगी? फिर तो सब इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या है कि कहने का, मैं जो समझता हूँ, नूपुर शर्मा ने जो कहा ना कि वो सच बोल रही है या उसने सही बुखारी का एक उदाहरण लिया था, सवाल क्या कहा आपने उससे नहीं है, फैक्ट चेकिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। सवाल है आपने कैसे कहा। कहने का सलीका जो डॉक्टर भार्गव अभी बोल रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे जिसको पब्लिक मोरालिटी बोलते हैं लोग, कि कहने का सलीका और डिसेंसी वो बहुत आवश्यक है अगर हम पब्लिक में कोई डिस्कोर्स कर रहे हैं तो। और जिस स्तर पे हम लगातार जा रहे हैं, हाँ बोलिए, ऑन ऑफिशियल टेलीविजन चैनल्स पे, नेशनल टीवी पे आप जिस स्तर तक जा रहे हैं और कोई रोक टोक के बिना, वो बहुत घातक है। वो घातक इसलिए है कि फिर वो पब्लिक स्क्वायर में जो 4 लोग बैठ के बातें करते हैं वहां पे भी आ जाएगी। और वो मैं पहले भी बोल रहा था, आंखों की शर्म, इसका कोई मतलब अंग्रेजी वर्ड मैं अभी नहीं ढूंढ पा रहा हूं, पर आंखों की शर्म एक हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा होता था कि हम कुछ बातें नहीं बोलते थे अगर मन में आते भी हैं। ख्याल तो मन में आदमी के बहुत तरह के आते हैं, सब कुछ एक्सप्रेस नहीं किया जाता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये भी होता है ना कि फ्रीडम टू नॉट एक्सप्रेस, चुप रहने का अधिकार भी है। हम अभी क्या कर रहे हैं कि जिसके मन में जैसे विचार आते हैं वो ये समझता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसे कवर कर लेगा, पर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुरुपयोग जो है उसके चलते हमारे यहाँ इनफैक्ट जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो यही हुआ था जी। हमें संविधान मिलने के बाद कि हम उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं वो लगाएंगे। वो इसलिए लगाए गए क्योंकि हम उसके लिए तैयार शायद नहीं थे 1950 में। मैं ये सोचता था कि बाद में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे धीरे धीरे, पर 2022 में लगता है कि हम उसके लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। हम उस समय भी पाउडर केक थे, अभी भी पाउडर केक हैं। मतलब एक चिंगारी की जरूरत है। एक बहुत ही अच्छा शब्द है हमारी कल्चर के अंदर, और जिसको संयम बोलते हैं। ये आंखों की शर्म का एक दूसरा स्वरूप ही है। और दूसरी बात, अगर आप विचारोत्तेजक चीज कह रहे हैं तो विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या आहत करने के लिए, अपमानित करने के लिए कर रहे हैं? अब जो भी आप बोलते हैं वो एक स्पीच एक्ट भी है, उससे आप कुछ एक्शन भी लेते हैं। तो आप सिर्फ क्या बोला, क्या लिखा, उसके कंटेंट पे नहीं जाइए। जैसे सलीका इंपॉर्टेंट है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं जी, आपका इंटेंट क्या है, क्या आप उसमें इंसल्ट कर रहे हैं, क्या आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, क्या आप लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, क्या आप किसी को बेइज्जत कर रहे हैं जी। फैजान साहब, आपको उस सिर्फ स्पीच कंटेंट में नहीं मिलेगी। आपने सच बोला, ठीक है, लेकिन कैसे बोला और उसके साथ आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों को नीचे दिखा रहे हैं क्या? ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड दैट स्पीच। तो चाहे वो नूपुर शर्मा हो, चाहे और भी कोई हो। अब आपने बोला कि नूपुर शर्मा के खिलाफ बहुत लोग अल्पशल बोल रहे हैं, वो सब गलत है। मेरे सामने जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर में भी है, अनिल कुमार मीणा हैं, जिन्होंने शिवलिंग के बारे में स्पष्ट तौर पर आपत्तिजनक चीजें कही जिससे कोई भी हिंदू जो मानता है वो आहत होगा। विनीता शर्मा हैं, उन्होंने भी ऐसी बात कही। दानिश कुरैशी हैं, उन्होंने भी यही बात कही। यति नरसिम्हानंद हैं, उन्होंने उलट धर्म के लिए यही बात कही। गुलजार अंसारी ने आपत्तिजनक बात की, अब्दुल रहमान। तो ये दोनों ही तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। फैजान साहब, संविधान आप पढ़ाते हैं, आगे क्या रास्ता, कौन सा विधान बनाया जाए जो इन चीजों पर थोड़ा सा लगाम लगे? सवाल यह है कि हम लगाना चाहते हैं लगाम। बात संयम और अंकुश की हो रही।
देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो रेस्ट्रिक्शंस क्लॉज 2 में आर्टिकल 19 में दी हुई, वो तो काफी हैं। उसमें डिसेंसी भी है, उसमें मॉरलिटी भी है, उसमें पब्लिक ऑर्डर भी है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स भी है जी। तो उसमें तो सारी चीजें आ गई। लेकिन जरा सा आप देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि आहत ना हो जाएं लोग, इसका जरा सा मैं लीगल प्रिंसिपल सौरभ बता दूं आपके जी, प्लीज। आपके श्रोताओं को। जी। देखिए, डिफेमेशन के लॉ में भी जो उसूल है वो ये है कि क्या एक रीजनेबल आदमी उस कम्युनिटी का उस पे कैसे रिएक्ट करे, ये है मुद्दा। कोई बहुत इमोशनल हो और वो किसी छोटी सी बात से भी जो है नाराज हो जाए, लॉ उसको नहीं टेक केयर करता जी। लेकिन इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स क्या किसी की रेपुटेशन लोअर हो गई, और ये जो अदर हैं इसको लॉ में कहते हैं ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन जी। अब अगर आपने, जैसे दोनों लोगों ने कहा, राजीव भाई ने भी ये बात कही कि आप कैसे कहते हैं बात को, यहां पर पर्पस जो था वो ये नहीं था कि भाई एक व्यू ये भी है प्रॉफिट की शादी के बारे में। मैंने तो पूरा उसमें वीडियो बना दिया कि वो बुखारी की हदीस जो है वो हिस्टोरिकली इवेंट से मैच ही नहीं खाती, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो 18-19 साल से कम हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको आज के इंडिया का बता रहा हूं कि आज के इंडिया में सेंसस के हिसाब से 12 मिलियन लोगों की शादियां, 12 आप समझिए मिलियन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 1.2 करोड़ पूरी जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन के बराबर वो शादियां होती हैं 10 साल की उम्र से कम। और इसमें 65% जो हैं वो 84% जो है वो हिंदूज हैं, 11% इसमें मुस्लिम्स हैं। उसमें भी फिर लड़कियों की और ज्यादा होती हैं। लड़कियों की हिंदूज में अगर देखें तो 6.45 मिलियन आज की डेट में हो रही है शादी। तो कोई पर्पस जो था नुपुर शर्मा का, कोई चाइल्ड मैरिज की समस्या को डील करने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को वो किसी प्रॉफिट को सबसे पायस मानते हैं, होली मानते हैं, उनके धार्मिक जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का। फिर भी मैं बात कह रहा हूं कि हेट स्पीच में रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप एनिमिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन या रेस या कास्ट या कोई और प्रोहिबिटेड ग्राउंड, उसको पनिश किया जाएगा। बात जो है वो मेन ये है कि जब आप कोई चीज फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अ लाइसेंस फॉर अननेसेसरी टॉकटिवनेस, इट इज नॉट अ लाइसेंस टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। आपको समाज को हेल्प करना है कि समाज रैशनैलिटी की तरफ, मॉडर्निटी की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि संविधान में या कानून में कोई कमी है। राजनेता स्वयं इलेक्शन की रैलीज में इस तरीके की बात करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिसमें धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है। तो हमको सबसे पहले उस धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए और धर्म का इलेक्शन के लिए इस्तेमाल को रोकने का काम करना हो। अगर हम वो कर लें तो धर्म अपने आप जो है प्राइवेट स्क्वायर में चला जाएगा। राजीव भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि हम पब्लिक स्क्वायर की बात कर रहे हैं। पब्लिक स्क्वायर में फ्रीडम आपकी जो है संविधान ने क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्ट कर दी, लेकिन प्राइवेट स्क्वायर में आप जो चाहिए करिए। दूसरी चीज यह है कि उसी संविधान ने आपको एक बिलीव करने का राइट दे दिया। आप कोई भी ब्लाइंड बिलीव रखिए, आपको राइट है उसका, लेकिन उस बिलीफ की वजह से हमारे लॉज जो हैं उनमें कहीं जेंडर जस्टिस का इशू आएगा तो हम कहेंगे लॉ को रिफॉर्म करें, लेकिन हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी बिलीफ चेंज कर लो, क्योंकि लोग बिलीफ चेंज नहीं कर सकते। लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपको सर्टेन बिलीव्स, ब्लाइंड बिलीव्स करने का अधिकार है, आप करिए उनको। जी, मैं एक आखिरी सवाल पूछ के इस बातचीत को रोकूंगा, तीनों मेहमानों से उसकी राय। जब मैं ये नेता नगरी का शो शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो इस स्टूडियो में टीवी स्क्रीन्स लगे हैं उन पर देश भर से विजुअल आ रहे हैं। शुक्रवार का दिन, जुमे की नमाज का दिन, और उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये फ्रिंज या मेन स्ट्रीम एलिमेंट्स, इस्लामोफोबिया या ओवर सेंसिटिविटी या पॉलिटाइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन,
इन सब के बीच अब ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे तो वो बाइनरी और भी मजबूत हो रही है, अदरिंग वाली। इसका इंपैक्ट क्या होगा इमीडिएट सोसाइटी पे और पॉलिटिक्स पे? कमलेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, जब ये मसला एक्सप्लोड कर गया, जब नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा, बाय द वे ऐसी चीजें हमारे यहाँ चैनलों पे कही गई हैं पहले भी, लेकिन जब मिडिल ईस्ट से रिएक्शन आना शुरू हुआ जी, तो भारत सरकार ने जो है कार्रवाई की, पूरे 4-5 दिन के इंतजार किया। हाँ जी। और उसके बाद हमने ये माना कि हमारे लिए एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय टाइप की समस्या खड़ी हो गई है। हमारे फ्रेंडली रिलेशन जो हैं वो खराब हो रहे हैं। गल्फ कंट्रीज से हमारे बायलैटरल टाइज, ऊर्जा जरूरतों के लिए, तेल और गैस की जरूरतों के लिए हमारी उन पर निर्भरता, भारतवंशी वहां पर लाखों की संख्या में मौजूद हैं। पर ये इसके उनके जो कारण है, मैं थोड़ी सी बात कह दूंगा कि वो जो कंट्रीज हैं वो प्रेशर पे आए अपने लोगों के चलते, चूंकि हैशटैग जो है जनरेट हो गया ट्विटर पे और बहुत वायरल हो गया उस एरिया में, उस रीजन में। आप जानते हैं कि हैशटैग्स कैसे काम करते हैं जी। उनको मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। वहां पे कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते थे प्रेशर अपने गवर्नमेंट पे डालने पे, और वहां पे अभी क्या है कि बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने अपनी जनता को, अपने पॉपुलेशन को एंटी इजराइल रेटरिक पे बहुत दिनों तक रखा हुआ है कि हम यहाँ हैं यहूदियों को दुनिया से हटाने के लिए। और सडनली जो है वहां के लीडर देश जितने हैं वो इजराइल के प्रति दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है, तो वहां की जनता में एक कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि ये क्या है, हमें इस पे पाल पोस के बड़ा किया गया कि हम इजराइल को खत्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और सडनली जो है हमारी सरकारें ही, और सारी सरकारें डेमोक्रेटिक वहां पे है नहीं, सबकी सब डेस्पोटिक हैं, फैमिली रन फीफडम्स टाइप की सरकारें हैं। तो वो प्रेशर जब बिल्ड हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे इख्वानुल मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, तो उसका प्रेशर बहुत सारे कंट्रीज में है। उन्होंने अरब स्प्रिंग करके दिखा दिया था, हालांकि इन्होंने क्रश कर दिया उसको। वो नहीं चाहते कि फिर से हो। और भारत, आप जानते हैं, रशिया से तेल खरीद रहा है, तेल के दाम बढ़ने के बावजूद डिस्काउंट पे खरीद रहा है, जो यहां से आता। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने कि इसमें कंट्रीब्यूट किया इसको बड़ा करने में। इसके बड़ा होने से प्रॉब्लम यह है, हमने ये मान लिया कि यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान मोदी जी कर लेंगे, सरकार कर लेगी। मुश्किल यहां यह है कि हमारे अंदर जो समस्या बड़ी हो गई है, और जो आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये मैं मानता हूं। पर दिक्कत क्या है कि सडनली कुछ राष्ट्रों ने अपने ट्वीट में ये मेंशन कर दिया कि दिस इज एन इंसल्ट टू 2 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। एक सडन एंगल हो गया, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया कि 2 बिलियन लोगों का अपमान है। तो जो मामला पहले 1 बिलियन हिंदू और 250 मिलियन मुस्लिम्स के बीच का था, जिसमें कि हिंदू मुसलमान के साथ खड़े हो जाते थे और ये कह के भाई ये माइनॉरिटी है, सडनली जो है अभी हमारे देश में ये बात होने लगी है शुरू कि अरे माइनॉरिटी कहाँ है, ये तो 2 बिलियन है, हम तो 1 ही बिलियन है, तो माइनॉरिटी तो हम हुए। एक तो ये विक्टिम कार्ड का शिफ्टिंग, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत जो हमको फेस करनी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय मसला तो खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ जो खाई बढ़ी है और ये जो डिमांड्स होते हैं ना कि नुपुर शर्मा के खिलाफ शायद कार्रवाई होगी, मैं नहीं चाहता एक्चुअली ऑनेस्टली कि कोई कार्रवाई हो। नुपुर शर्मा ने अगर कोई रिपल्सिव बात कही है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और हमको ये सामूहिक एक स्वर में रिजेक्ट करना चाहिए, वही उसकी सजा है। आपने गलत बात बोली, आप गंदे आदमी हैं, यू आर डीपली कम्युनल, वी डोंट लाइक यू, यही सजा होनी चाहिए स्पीच की। पर चूंकि हमारे यहाँ कानून है, उसके तहत कार्रवाई होगी। इस तरह के प्रेशर वाले जिन पे भी FIR है और जिनको कोर्ट, ये जो रैलीज हैं, ये डिमांड है कि उनके खिलाफ और सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन इन रैलीज का भी एक एक्सटेंशन है जो कानपुर में पत्थरबाजी हुई, दंगा हुआ। यस, अब ये विजुअल जो है दूसरे पार्टी के लोग यूज करेंगे कि देखो ये तो कैसे इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए। ये एहसास हमको होना चाहिए कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अल्लाह से ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में सेंसिटिव है। ये एक सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में जितने भी जो भी प्रवक्ता हैं राजनीतिक पार्टियों के या आम जन, मैं सबको यही बोलूंगा कि बहुत एहतराम और संयम के साथ बात करें जब ऐसे फिगर के बारे में बात करें, क्योंकि वो सेंसिटिविटी का मसला है। आपके राइट्स आपकी जगह हैं, और आपके राइट्स सब लोगों को, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई सजा देने की जरूरत है बकवास करने के लिए, गंदी बात करने के लिए। हमारा समाज पहले भी उसको टैकल करता रहा है, आगे भी कर लेगा। पर अगर हम इसको ऐसे ही बढ़ाते गए, यहां प्रदर्शन वहां प्रदर्शन, जवाब में पत्थरबाजी, पत्थर पे पत्थर, तो फिर आगे मैं बहुत अच्छे दिन नहीं देख रहा हूं। जी मिस्टर भार्गव, योर क्लोजिंग रिमार्क। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कमलेश जी से इस बात पर।
कि ये बहुत एक बुरा डेवलपमेंट है। एक भारत भूषण ने आर्टिकल भी लिखा था, वो न्यूज जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा था कि इससे एक मैसेज जो गया है भारतीय मुसलमानों को, वो भी बहुत बुरा मैसेज है कि आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आप बाहर के देशों से मांग लें, अपने गवर्नमेंट से आप मत एक्सपेक्ट करें। और ये बहुत ही गंभीर चीज है। एक पैन इस्लामिज्म का एक ग्रोथ, ये वेरी अनफॉर्चुनेट दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड दिस इज, आई डू नॉट नो बट दिस वाज प्रोबेबली नॉट इंटेंडेड, लेकिन पोलराइजेशन तो था ही इंटेंट इसका। लेकिन अब ये बहुत बड़ा मामला बन रहा है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, इसको जल्दी से जल्दी लोगों पर रोक लगानी चाहिए, लीगली नहीं, पॉलिटिकली। इसको ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मुस्तफा ने कहा कि इंटेंट है कि नहीं है। आप लोग बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव का क्यों इंतजार कर रहे थे किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए, किस्म की हम वैधता दे रहे हैं और आगे के लिए विकल्प खड़ा कर रहे हैं। और मैसेजिंग जो आपने भारत भूषण जी का जिक्र किया बिल्कुल गलत गई है। मिस्टर फैजान मुस्तफा, योर क्लोजिंग रिमार्क। देखिए सौरभ, जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कोई बात हो तो मैंने भी इस पे लिखा भी और बोला भी कि ओआईसी या किसी भी मुस्लिम देश को बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भारत में जो अधिकारों की लड़ाई होती है अल्पसंख्यकों की, वो अल्पसंख्यकों से ज्यादा बहुसंख्यक समाज लड़ता है जी। देश की जुडिशरी उनको प्रोटेक्ट करती है, संविधान उन्हें प्रोटेक्ट करता है, तो किसी भी मुस्लिम देश को या किसी भी देश को बोलने की जरूरत नहीं। चक्कर क्या है कि आप मुसलमानों की बात करते करते आपने प्रॉफिट की बात कर दी। अब उन प्रॉफिट को मारने वाले इस देश में हैं, जो डिफरेंट देश हैं विश्व के। जैसे सही बिल्कुल कही गई बात कि उन देशों के जो शासक हैं, ऑटोक्रेट्स हैं या शेख्स हैं, उन पे अपने पब्लिक का प्रेशर था, इस चक्कर में हो गया। मैं ये समझता हूं कि अब इसमें एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें आना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हुई कि हमें अंदाजा लगे कि धर्म को मेन स्ट्रीम करने से, धर्म की बार बार बात करने से देश आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। देश में मॉडर्निटी आनी चाहिए, रिलीजन का इंफ्लुएंस कम होता जाना चाहिए, रैशनैलिटी आनी चाहिए। 1946 में नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर की बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया में की। हमने 1976 में जाके उसे फंडामेंटल ड्यूटी बनाई, लेकिन हम इस फंडामेंटल ड्यूटी का कभी जिक्र नहीं करते जी। और आपके टीवी चैनल्स ने देश को साइंटिफिक टेम्पर से बहुत दूर ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण काम। मुस्तफा साहब, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट व्हेन यू से आपके टीवी चैनल आई रिप्रेजेंट लल्लन टॉप व्हिच कीप्स adhering on scientific temperament. That is why we are having this debate. Electronic media. I do not represent electronic media here, Mr. Mustafa. आप एक एंकर हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि सारा जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी, उसने जिस तरीके से हर समय डिस्कशन रिलीजन पे है, मतलब कभी कभी देख के अफसोस होता है कि आप किसी 5वीं 6वीं शताब्दी में हैं, ईसा पूर्व की किसी सदी में हैं, या आप 21वीं सदी में रह रहे हैं जी। इसलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि वो सैनिटी की तरफ, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़े। लल्लन टॉप का प्रोग्राम साइंसकारी आता है हर वीकेंड को, उसको देखें। दुनियादारी की मास्टर क्लास आती है जो दुनिया के मसलों के बारे में रणनीतिक रूप से आपकी समझ बढ़ाती है। और मुझे खबर मिली है कि देश के बड़े बड़े मंत्री और पॉलिसी मेकर भी उस मास्टर क्लास को बड़ी गंभीरता से, गौर से देख रहे हैं। इसके अलावा आप ग्लोबल न्यूज के लिए दुनियादारी देखें, खबरों के लिए, तथ्यों के लिए, डिबेट से दूर आप लल्लन टॉप देखें, और राजनीति के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए विद्वानों की चर्चा से समादृत नेता नगरी को देखें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के नेता नगरी में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको पहले सूचित किया था, यात्राएं बदस्तूर जारी हैं। पिछले दिनों इंदौर गया, मुंबई गया, उज्जैन गया। उज्जैन जाता हूं तो 2 चीजें परमानेंट हैं, महाकाल के दर्शन और उसके बाद भोला गुरु के यहां जाके तसल्ली से मक्खन वड़ा और फिर रज के पूड़ियां खाना। मुंबई जाता हूं तो कुछ मित्रों से मिलना निश्चित है, और जो मुंबई की अनिवार्य पहचानों में से एक है समंदर का किनारा, वहां पर जाना,
तमाम दोस्तों से जो सिनेमा की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्टैंड अप कॉमेडी की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनसे मेल मुलाकात करना। और अब हमारी पंचायत के भी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई है, फैजल भाई और सब लोगों से, तो खूब गप हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लेखक से बातचीत हुई, अभिजात जोशी, जिन्होंने लगे रहो, मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट्स और संजू जैसी फिल्में लिखी राजकुमार हिरानी के साथ। हमने उनसे एक सवाल पूछा, हमने कहा इतने बड़े निर्देशक के साथ आप काम करते हैं, फिल्में लिखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, करण जौहर से पूछो किसकी तरह फिल्में बनाना चाहते हो, राजकुमार हिरानी। अनुराग कश्यप से पूछो किसकी तरह फिल्में बनाना चाहते हो, राजकुमार हिरानी। तो क्या खासियत है? और अभिजात जोशी जो उनके को राइटर हैं, उनका जवाब था, वो प्यार से राजकुमार को राजू बुलाते हैं, उनके क्लोज सर्कल के लोग। राजू को ये पता नहीं है कि वो राजकुमार हिरानी है। इस तरह के और भी किस्से आपको मिलेंगे अभिजात जोशी के विस्तृत इंटरव्यू में, जो जल्दी आपको नजर आएगा इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी में। तो ये मुंबई लेक की खबर हुई। इंदौर भी गए थे। इंदौर अपने मायके जैसा है, हमारे मित्र रहते हैं वहाँ पर, निखिल धरा, उनके घर जाते हैं और फिर सराफा तो जाना ही जाना होता है। कुछ चीज़ें वहाँ पर बड़ी हाइप्ड रहती हैं, कमबख्त किसी भी चीज़ में कुछ भी मिला देते हैं तो वो थोड़ा अति हो जाती है, पर आप चीज़ खाओ तो आपका उतने में ही मन प्रसन्न हो जाता है। और पराठा, और पराठे के ऊपर बाकायदा हिमालय के आकार का चीज़ और मक्खन रिस रिस के जाता है, और हर चीज़ में सेव तो होता ही है। ऐसा अद्भुत इंदौर है। तो आप भी शहरों का दौरा करिए और बताइए आपने वहाँ पर क्या दिलचस्प देखा। कमेंट बॉक्स में मुझे भी सुझाते रहिए, ताकि हम भी नक्शा उठाकर कोई नया शहर देख सकें। आप देखते रहिए नेता नगरी। शुक्रिया।